सो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने रेनॉल्ड्स इक्वेशन देख ली थी एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेनॉल्ड्स इक्वेशन? रेनॉल्ड्स इक्वेशन बता सकते हैं क्या थी? It was what? Del by del x h cube h cube rho p by del del x p by del x plus plus del by del z del z h cube h del p by del z equal to 6 mu u del h by del x. del x। ठीक है, दिस वाज द इक्वेशन और ये हमारे रेनॉल्ड्स इक्वेशन निकल करके आई थी इसके लिए, बेयरिंग के लिए। ठीक है, तो और हमने ये डिस्कस भी किया था कि ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, वी ऑल नो। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा भाई। ठीक है, तो कई लोगों ने ट्राई किया और अलग अलग तरीके के सोल्यूशन दिए। उनमें से एक रेमोंडी एंड बॉयड, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी ट्राई किया और इन्होंने किया क्या कि इसको, इस सोल्यूशन को सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व किया और इसका जो सोल्यूशन था, ठीक है ना, इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आइटरेटिव मेथड इस्तेमाल किया। ठीक है, आपने एनएमओ में पढ़ा भी होगा, आइटरेटिव मेथड्स इस्तेमाल किए। ठीक है, एंड दे फाउंड द सॉल्यूशंस एंड क्या किया उसके बाद, उन्होंने उसको टेबल की फॉर्म में लिख लिया, टेबल की फॉर्म में लिख लिया पूरा सॉल्यूशन, और उसी सॉल्यूशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी सॉल्यूशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन क्या है वो अभी देखेंगे कि टेबुलेटेड डेटा कैसा आया हमारे पास। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि कुछ पैरामीटर्स जो इस्तेमाल होंगे यहाँ पर। ठीक है, उस सॉल्यूशन में कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। उन पैरामीटर्स की नेमिंग वगैरह या वो पैरामीटर्स हैं क्या, उनको देख लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला रेडियल क्लियरेंस क्या है? रेडियल क्लियरेंस, ठीक है, ये रेमोंडी और ये बियॉन्ड मेथड जो है, तो इन्होंने हाँ, सॉल्यूशन निकाले या रिलेशन है टेबल के फॉर्म में? नहीं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला और वो सॉल्यूशन रिलेशंस हैं इनके, ठीक है, इनके बीच में। ठीक है, अच्छा, वो अभी देखते हैं, आगे देखेंगे, आपको आसानी अभी क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ठीक है, ठीक, सो पहली चीज है रेडियल क्लियरेंस क्या होता है। तो रेडियल क्लियरेंस जो है वो क्या है कि आपको मालूम है कि हमारा ये शाफ्ट है। ठीक है, शाफ्ट का डायमीटर छोटा है और उसके बाद आपका हब है या हाउसिंग है, हाउसिंग है, उसके बीच में लुब्रिकेंट भरा हुआ है। ठीक है, तो जो हाउसिंग का इनर डायमीटर है, ठीक है ना, इनर डायमीटर है, वो हो गया कैपिटल आर। ठीक है, और शाफ्ट का डायमीटर जो है वो हो गया स्मॉल आर। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि कुछ ना कुछ गैप आएगा, कुछ ना कुछ गैप आएगा, और इसी को हम कहते हैं रेडियल क्लियरेंस, रेडियल क्लियरेंस। ठीक है ना, रेडियल क्लियरेंस। ठीक, तो रेडियल क्लियरेंस सी इज इक्वल टू आर माइनस आर, हाउसिंग का डायमीटर। ठीक है, हाउसिंग का डायमीटर माइनस इसका डायमीटर, शाफ्ट का डायमीटर, तो सॉरी रेडियस, हाउसिंग का रेडियस माइनस शाफ्ट का रेडियस। तो ये तो यहाँ पर रेडियल क्लियरेंस दे रखा है। ठीक है ना, ठीक, तो हम लोग रेडियल क्लियरेंस यूज करेंगे। कई बार प्रॉब्लम्स में, इक्वेशन या क्वेश्चन वगैरह में ये बोल देता है रेडियल क्लियरेंस की जगह वो क्या दे देता है, डायमेट्रल क्लियरेंस, डायमेट्रल क्लियरेंस। ठीक है, तो डायमेट्रल क्लियरेंस जो होता है वो क्या हो जाता है,
डायमेट्रल क्लियरेंस जो होगा इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, इसका डबल हो जाएगा। डायमेट्रल क्लियरेंस जो है वो हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियल क्लियरेंस, रेडियल क्लियरेंस, ठीक है ना, रेडियल क्लियरेंस, ठीक है। तो ये याद रहेगा कि रेडियल क्लियरेंस या डायमेट्रल क्लियरेंस क्या होता है, हाँ ये याद रहेगा, Yes. ठीक है, ओके वेरी गुड, यस, ठीक है। नाउ ये बात तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म, इसेंट्रिसिटी रेशियो, ठीक है, इसेंट्रिसिटी रेशियो। इसेंट्रिसिटी रेशियो पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि इसेंट्रिसिटी रेशियो से पहले क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है। सो ऑब्वियसली बात है कि शाफ्ट हाउसिंग जो है, आपकी बियरिंग की जो हाउसिंग है उसका डायमीटर डिफरेंट है और शाफ्ट का डायमीटर डिफरेंट है और इसके बीच में लुब्रिकेंट भरा हुआ है, ठीक है। जब ये फुल स्पीड में चलेगा तो क्या होगा कि जो आपका शाफ्ट का जो सेंटर है, शाफ्ट का सेंटर है और हाउसिंग का जो सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं करेगा, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। ये आपको दिख रहा है कि ये शाफ्ट जो है थोड़ा सा नीचे सेटल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो शाफ्ट हाउसिंग और शाफ्ट के सेंटर में के बीच में जितना डिस्टेंस आता है, जो डिस्टेंस हाउसिंग और शाफ्ट के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है ना, इसेंट्रिसिटी मतलब रियल सेंटर से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या है भाई, द डिस्टेंस बिटवीन दी Distance between axis of shaft and axis of housing. एंड दी हाउसिंग, एक्सिस ऑफ द हाउसिंग या सेंटर ऑफ द हाउसिंग एंड द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, ठीक है ना, ठीक है। तो ये तो हो गए इसेंट्रिसिटी एंड सी इज योर रेडियल क्लियरेंस। तो इसेंट्रिसिटी रेशियो इज डिफाइंड एज, इसेंट्रिसिटी रेशियो एप्सिलॉन इज डिफाइंड एज व्हाट, eccentricity upon radial clearance, radial clearance, radial clearance, ठीक है, रेडियल क्लियरेंस, ठीक, हरी बात समझ में, यस और नो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसी फिगर को आप दोबारा से देखिए, ठीक है, ठीक, ये आपका हाउसिंग का सेंटर है, हाउसिंग का सेंटर है, ठीक है। और अगर यहां से मैं एक लाइन खींचूं तो ये क्या हो गया, हाउसिंग का रेडियस, हाउसिंग का रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, ठीक, ये हो गया हाउसिंग का रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा जी, अब आप देखेंगे कि ये जो बियरिंग है इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, तो ये जो फ्लूइड की थिकनेस है, फ्लूइड फिल्म की जो थिकनेस है वो अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग डिस्टेंस पे वेरी कर रही है, वेरी कर रही है, ठीक है, यू कैन सी, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे सबसे मैक्सिमम आ रही है, लेकिन उसी जगह पर आप देखेंगे कि उसके अपोजिट एंड पे एक जगह सबसे कम भी आ रही है, सबसे कम भी आ रही है, ठीक है ना। और जहां पर ये फ्लूइड थिकनेस, फ्लूइड फिल्म थिकनेस सबसे कम होती है उसे कहते हैं हम क्या, मिनिमम फिल्म थिकनेस, मिनिमम फिल्म थिकनेस, ठीक है, थिकनेस, और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, एच नॉट से, एच नॉट से। और फिल्म थिकनेस को हम किससे डिनोट करते हैं, एच से, फिल्म थिकनेस को हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में, यस और नो, Yes, sir. ठीक, अच्छा जी, तो ये तो हो गया मिनिमम फिल्म थिकनेस। अब अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें दोबारा से, तो ये है आपका किसका, शाफ्ट का सेंटर, ठीक है, ये जो ब्लू डॉट आपको दिख रहा है शाफ्ट का सेंटर। तो शाफ्ट का सेंटर यहां से लेकर के अगर आगे तक बढ़े तो ये क्या हो गया भाई, हमारी शाफ्ट की रेडियस, शाफ्ट की रेडियस, ठीक है, शाफ्ट की रेडियस स्मॉल आर, स्मॉल आर,
ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं एक कैपिटल आर को लिख सकता हूं क्या, कैपिटल आर को लिख सकता हूं, कैपिटल आर कैन बी रिटन एज दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, है ना, ये वाली डिस्टेंस लिख सकता हूँ, ई प्लस स्मॉल आर प्लस एच नॉट लिख सकता हूँ। यस और नो यस। बताएं। ये बात समझ में आ रही है कि मैंने क्या लिखा है, ये चीज आर को मैंने लिख दिया ई प्लस आर प्लस एच नॉट, तो ये सिर्फ डायरेक्टली हमने समेशन लिखा है। ठीक है, ये बात आ रही समझ में ना। ठीक है, अच्छा, अब इसी रिलेशन को हम इस्तेमाल करते हुए क्या कर लें भाई, हाँ, इसी रिलेशन को हम इस्तेमाल करते हुए क्या कर लें, दोनों तरफ से आर जो है सब्ट्रैक्ट कर दें, आर माइनस आर इज इक्वल टू ई प्लस आर प्लस एच नॉट माइनस आर, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हमें क्या मिलेगा, आर माइनस आर इज इक्वल टू ई प्लस एच नॉट, ठीक है। और ई प्लस आर माइनस आर क्या था, आर माइनस आर क्या था, रेडियल क्लियरेंस सी, है ना, सी। रेडियल क्लियरेंस, है ना, ये हमने डिफाइन किया था। ठीक है, तो उसको हमने लिख लिया आर माइनस आर इज इक्वल टू रेडियल क्लियरेंस, एंड रेडियल क्लियरेंस इज इक्वल टू ई प्लस एच नॉट। ठीक है, तो इसको आगे फर्दर लिखिए क्या, रेडियल क्लियरेंस सी, रेडियल क्लियरेंस सी। ठीक है, अब सी को आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप इधर दोबारा से देखें, रेडियल क्लियरेंस आपका आया कितना, ई माइनस ई प्लस एच नॉट, सी माइनस ई इज इक्वल टू एच नॉट, ठीक है। एंड वापस इस रिलेशन पे जाइए, इसेंट्रिसिटी रेशियो, तो इसके हिसाब से हो गया ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स सी, रेडियल क्लियरेंस एप्सिलॉन टाइम्स सी। तो हम अगर ई की जगह हम एप्सिलॉन टाइम्स सी लिखते हैं, सी माइनस एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू एच नॉट, तो यहाँ हो गया हमारे पास सी इंटू वन माइनस, you can simply write it as epsilon is equal to 1 minus h naught upon c, h naught upon c, ठीक है, h naught upon c, ठीक, h naught upon c, ठीक। अच्छा, तो यही चीज हमने यहाँ पर ये रिलेशन लिखा हुआ है, इसमें ये जो वेरिएबल है, ये जो क्वांटिटी आती है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं मिनिमम फिल्म थिकनेस वेरिएबल, ठीक है ना, क्योंकि जब देखेंगे कि ये ऐसे रिलेशंस हम फाइंड क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कि टेबुलेट, जो डेटा हमने टेबुलेट किया है, रेनॉल्ड्स इक्वेशन का जो डेटा टेबुलेट किया है, वो किसके बेसिस पे किया है, इन्हीं कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे किया है, ठीक है, इन्हीं कुछ डायमेंशन लेस नंबर्स के बेसिस पे हमने ये डेटा टेबुलेट किया है, ठीक है। तो दिस पैरामीटर, दिस होल थिंग एच नॉट बाई सी, मिनिमम फिल्म थिकनेस अपॉन रेडियल क्लियरेंस का जो रेशियो है, इसको कहते हैं मिनिमम फिल्म थिकनेस वेरिएबल, मिनिमम फिल्म थिकनेस वेरिएबल, ठीक है, मिनिमम फिल्म थिकनेस वेरिएबल, ठीक है। नाउ, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल हमने डिसाइड कर लिया, फाइनलाइज कर लिया, इसके बाद एक नया वेरिएबल उन्होंने डिसाइड किया, डिफाइन किया, and that variable is known as Sommerfeld number, and it is very important, you must always remember this, ठीक है ना, Sommerfeld number को आप याद रखें हमेशा, ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। हेलो, कितने दिन, हाँ, ठीक, ठीक, ठीक है, तो
Always remember this Sommerfeld number relationship, and this is defined as S is equal to R by C, R by C का whole square into mu ns upon P, mu ns upon P. तो R by C ये याद रखना भी बहुत आसान है, और ये क्या है, mu ns upon P, mu ns upon P is what, बताइए, bearing characteristic number. हाँ, bearing characteristic number, ठीक है, mu ns by P, this term is known as bearing characteristic number. क्या हो गया भाई? सर ये किस चीज के लिए यूज होता है समरफील्ड नंबर? सोमरफील्ड नंबर अभी ये पूरा जो आपकी बेयरिंग डिजाइन है ना, क्या नाम है आपका, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, मेजॉरिटी डिजाइन जो है वो सोमरफील्ड नंबर पे ही डिपेंडेंट है। डेटा आप टेबुलेट कर रहे हैं ना, ठीक है, वो टेबुलेट इन पैरामीटर्स के टर्म्स में करेंगे आप। सोमरफील्ड नंबर, मिनिमम फिल्म थिकनेस कोफिशिएंट, ठीक है ना, मिनिमम फिल्म थिकनेस कोफिशिएंट, sorry, thickness variable and some other क्या नाम है, डायमेंशनलेस नंबर्स, अदर डायमेंशनलेस नंबर्स, ठीक है। तो इनके टर्म्स में ही आप वो सोल्यूशन को टेबुलेट कर पाएंगे, समझ रहे हैं? तो ये उनके लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, इनका इस्तेमाल वहां पर है। उसको याद रखिएगा, R by C का होल स्क्वायर इंटू म्यू एन एस अपॉन P, P इज इन पास्कल, मेगा पास्कल सेकेंड, MPa सेकेंड, सॉरी MPa, सॉरी नो, P is in MPa and mu is in MPa megapascal second and NS is in, NS जो है किसके टर्म्स में, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, RPS, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन सोमरफील्ड नंबर, ठीक है ना। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो डायमेंशनलेस नंबर्स हैं, ये कुछ चीजों के बीच में रिलेशन देते हैं। जैसे सोमरफील्ड नंबर जो है वो किसके किसके बीच में रिलेशन देता है, R, C, म्यू, NS एंड P, ठीक है, म्यू, NS एंड P, ठीक है। इसी तरीके से ये आपको किस किस के बीच में रिलेशनशिप दे रहा है, रिलेशन दे रहा है, ये ऑब्वियसली बात है, दिस वन, this eccentricity ratio, minimum film thickness and radial clearance, ठीक है, radial clearance, ठीक है। Now coming back to, they have defined one more variable, and it is known as coefficient of friction variable, coefficient of friction variable, and coefficient of friction variable ये भी हम टेबल में इसका डेटा देखेंगे, ठीक है ना, टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल जो है वो किस किस के बीच में रिलेशन बता रहा है, रेडियस एंड रेडियल क्लियरेंस, रेडियस ऑफ द शाफ्ट एंड द रेडियल क्लियरेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल वी कैन फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वी कैन फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है, तो इस रिलेशन से आपको, इस वेरिएबल से आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता लग जाएगा। नाउ यू कैन सी दिस वन, फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना आसान हो जाएगा। एंड फ्रिक्शनल टॉर्क हमने पहले जैसे निकाला था किसका, पेट्रोव्स इक्वेशन हम लोग डिफाइन किए थे, पेट्रोव्स इक्वेशन, व्हेन वी वर डिराइविंग पेट्रोव्स इक्वेशन, ठीक है। पेट्रोव्स इक्वेशन से हमने क्या निकाला था, फ्रिक्शनल टॉर्क एंड फ्रिक्शनल पावर, ठीक है ना। तो यूजिंग दैट रिलेशन वी कैन इजीली फाइंड व्हाट, फ्रिक्शनल टॉर्क एंड देन फ्रिक्शनल पावर, ठीक है, फ्रिक्शनल पावर, ठीक है। तो इन दिस यू नो ऑल दी थिंग्स एक्सेप्ट व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। तो यू कैन have the coefficient of friction from here, ठीक है। नाउ अच्छा,
इसको निकालते क्यों है, फ्रिक्शनल पावर को निकालने का मकसद क्या है यहाँ पर, ये समझने वाली बात है कि हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल पावर निकालने की जरूरत क्या है। क्योंकि फ्रिक्शनल पावर निकालने की जरूरत ये इसलिए है कि आपका जो ये जो फ्रिक्शन को आप रिड्यूस तो कर नहीं सकते, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं बट यू कैन नॉट एलिमिनेट। सो जब फ्रिक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है पावर लॉस होगा, और पावर लॉस हीट के टर्म्स में होगा, और हीट के टर्म्स में जब पावर लॉस होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, वो टेम्परेचर राइज होगा, लुब्रिकेंट का और सिस्टम का टेम्परेचर राइज होगा, एंड व्हेन दिस हैपेंस viscosity of the lubricant will decrease, है ना, viscosity of the lubricant will decrease and it will directly affect the load carrying capacity of the system, load carrying capacity of the system, ठीक है, ठीक है। then to calculate the amount of, ठीक है ना, फ्लो ऑफ द लुब्रिकेंट, फ्लो का लुब्रिकेंट का फ्लो कितना रिक्वायर्ड है, लुब्रिकेंट का फ्लो कितना रिक्वायर्ड है, ये पता करने के लिए वी हैव डिफाइंड, वी हैव नॉट वी हैव रेमोंडी एंड बॉयड हैव डिफाइंड अ फ्लो वेरिएबल डायमेंशनलेस नंबर, फ्लो वेरिएबल and it is given by q, that is flow of the lubricant upon what, radius of the shaft into radial clearance into speed of the shaft in rps, and l is the length of the bearing, ठीक है ना, take, and all that dimensions are in mm or mm cube per second, ठीक है, mm cube per second। आफ्टर फ्लो वेरिएबल ऑब्वियस सी बात है ये हमारी बेयरिंग जो है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है, तो इसमें लुब्रिकेंट आप डायरेक्ट कंटिन्यूअसली सप्लाई करेंगे तो देयर विल ऑलवेज बी सम लीकेज ऑफ द लुब्रिकेंट, लीकेज ऑफ द लुब्रिकेंट, ठीक है। to account that leakage, we have again defined a parameter, ठीक है, and that parameter is the ratio of the volume of the leaked lubricant to the total flow of the lubricant, है ना। तो QS जो है आपका वो क्या है, ये वो क्वांटिटी है जो कि लीक कर रही है, ठीक है ना, फ्लो लुब्रिकेंट जो है लीक कर रहा है, ठीक है ना, लीक lubricant, okay, and Q is the total flow of the lubricant, ठीक है। तो इसको निकालने का मकसद क्या है, यही है भाई कि जब ऑब्वियस सी बात है जब लीक करेगा तो हमें एक्स्ट्रा कितना मेंटेन करना है, एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट कितना डालना है वो हमें यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल, ये कुछ पैरामीटर्स उन्होंने डिफाइन किए थे, एंड बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स दे हैव टेबुलेटेड द रिजल्ट्स ऑफ द रेनॉल्ड्स इक्वेशन, ठीक है, रेनॉल्ड्स इक्वेशन, ठीक है। तो यू कैन सी what these are the parameters, L by D ratio, L is the length of the bearing, and D is the diameter of the shaft, epsilon is the eccentricity ratio, minimum film thickness variable, Sommerfeld number, प्रेशर एंगल, ये वो एंगल है जहां पर आपकी फिल्म थिकनेस जो है वो क्या होगी, मिनिमम है, ये वो एंगल है जहां पर आपकी फिल्म थिकनेस जो है मिनिमम होगी, और प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। देन अगेन योर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल इज प्लॉटेड हियर CVF, ठीक है, एंड देन फ्लो वेरिएबल, लीकेज को अकाउंट करने के लिए एक पैरामीटर, एंड देन रेशियो ऑफ द प्रेशर टू द प्रेशर मैक्स, ठीक है, एवरेज प्रेशर टू द मैक्सिमम प्रेशर,
ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग? इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे? तो उसको इस्तेमाल करने का सबसे सिंपल तरीका है क्या है कि जब भी आपने बेयरिंग डिजाइन करनी है, तो यू सेलेक्ट एटलीस्ट टू पैरामीटर्स। आप अपने हिसाब से, गिवन डेटा के हिसाब से क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। यू अज्यूम टू पैरामीटर्स, ठीक है ना। वन यू अज्यूम, एक को तो आप अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। और वो इन जनरल जो होता है वो एल बाई डी रेशियो होता है, वो एल बाई डी रेशियो होता है। लेट अस सपोज कि आपने एल बाई डी रेशियो वन अज्यूम किया, एंड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज यू हैव योर सोमरफील्ड नंबर आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। इन जनरल सोमरफील्ड नंबर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो सोमरफील्ड नंबर है, उसमें जितने भी पैरामीटर्स जो इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होंगे, फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं। रेडियस ऑफ द शाफ्ट नहीं बदलने वाली, रेडियल क्लियरेंस जो है वो कभी नहीं बदलने वाली, ठीक है ना, फिक्स्ड है भाई। क्यों? क्योंकि रेडियल क्लियरेंस क्या है, आर माइनस आर। रेडियस ऑफ द शाफ्ट एंड रेडियस ऑफ द हाउसिंग विल नेवर चेंज, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम स्टार्टिंग में ही अजम्पशन मान चुके हैं क्या, कि विस्कोसिटी जो है वो चेंज नहीं कर रही है। स्पीड ऑफ द शाफ्ट ये भी कभी चेंज नहीं करेगी। एंड यूनिट प्रेशर पी, स्मॉल पी जो है, ये भी चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्रेशर जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, एल एंड दिस इज डी, ठीक है। तो ऊपर से लोड लग रहा है डब्ल्यू, तो पी इज गिवन बाय डब्ल्यू अपॉन एल डी, तो ये भी कभी चेंज नहीं करेगा। तो वी कैन इजिली कैलकुलेट फ्रॉम द गिवन डेटा क्या, सोमरफील्ड नंबर। तो एक आपने अज्यूम कर लिया यहाँ से एल बाई डी रेशियो, और इधर से आपने सोमरफील्ड नंबर आपने निकाल लिया, ठीक है ना। तो जब आपने ये किया, तो यू कैन सिंपली चेक कि मान लीजिए कि आपका सोमरफील्ड नंबर जो आया वो कितना आया, 1.33, 1.33। अब इसकी हेल्प से आप बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। बाकी सारी चीजें का क्या मतलब है कि आप अपना ये एच नॉट बाई सी निकाल सकते हैं। एच नॉट बाई सी 0.9 हो गया। जब एच नॉट बाई सी जो है आपका 0.9 हुआ, एच नॉट बाई सी जो है आपका 0.9 हुआ, तो एच नॉट 0.9, देन एच नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, 0.9 सी। उसकी हेल्प से आप सेंट्रिसिटी रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। इस सारे के सारे पैरामीटर्स एक एक करके आप, ठीक है, निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट CVF इज गिवन बाय व्हाट, R बाय C इंटू F। R पता है आपको, C पता है, और CVF यहाँ से निकाल लिया आपने। तो यू कैन राइट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू व्हाट, CVF into C upon R. So this is how you can calculate coefficient of friction. When you calculated the coefficient of friction, you can find the power loss. ठीक है। When you find the power loss, then you can easily calculate what, flow of the lubricant। यहाँ से आप flow of the lubricant भी calculate कर सकते हैं, कितना flow required है, flow कितना required है। फिर आप ये देख सकते हैं कि मेकअप कितना चाहिए आपको, मेकअप लुब्रिकेंट कितना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा सप्लाई करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि कुछ लुब्रिकेंट जो है वो लीक कर रहा है, कुछ लुब्रिकेंट जो है वो क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, ठीक है। सो उसको आपको मेकअप करने के लिए एक्स्ट्रा अलग से कितना डालना पड़ेगा, वो आप यहाँ से निकाल सकते, यहाँ से निकाल सकते, ठीक है। So these things will be much more clearer to you when we will be solving the numericals, ठीक है, numericals based on this, ठीक है। So I suggest first of all you write all these relations, ठीक है। I'm marking all these relations, ठीक है। You write all these relations first,
First of all, radial clearance, then eccentricity ratio, and then what? This relation. Okay. Now you also write this relation, Sommerfeld number, then coefficient of friction variable. Apart from this, you write these two relations also, flow variable relation and your leakage of the lubricant relation. Okay. When you write, you tell me, and then we will be proceeding further. सर कि QS by Q क्या है? QS जो है, ये Q जो है आपका, वो है ये आपका टोटल फ्लो ऑफ द लुब्रिकेंट, मतलब कितना लुब्रिकेंट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, टोटल लुब्रिकेंट कितना इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, टोटल लुब्रिकेंट, ठीक है, लुब्रिकेंट, ठीक। और QS जो है, ये लुब्रिकेंट की वो क्वांटिटी है जो कि लीक कर जा रही है या निकल जा रही है ना, थोड़ा सा सिस्टम में लीकेज है, ठीक है, तो इस लीकेज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, ये बहुत बड़ा इश्यू है इसमें, हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग में, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, सो इसको कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, लीक्ड लुब्रिकेंट, ठीक है, आधी बात समझ में? यस सर। ठीक, अच्छा जी, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक चीज आपको यह याद रखनी है कि देखिए, अब हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करके हमने निकाला था कि पावर लॉस कितना हो रहा है, ठीक है, पावर लॉस, ठीक है, पावर लॉस हमने पहले ही निकाल लिया, ठीक है। सो ये जो पावर लॉस हो रहा है, ये किसके टर्म्स में हो रहा है? हीट जितना जनरेट हो रहा है, इतना ही हीट जनरेट हो रहा है, जितना पावर लॉस हो रहा है, ये हीट की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो हीट जनरेट हो रही है, इसको एनी हाउ यू हैव टू रिमूव दिस क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है, आपको ये जो हीट है जो जनरेट हो रही है, इसको रिमूव करना है एनी हाउ। तो रिमूव करने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? आपका लुब्रिकेंट जो है, जो फ्लो कर रहा है, वही बार बार हीट लेकर के जाएगा यहाँ से और डिसिपेट करेगा एनवायरमेंट, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन अब लुब्रिकेंट कितना हीट कैरी कर सकता है, इस पे भी डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो कितना हीट कैरी कर सकता है, ठीक है, कितना हीट कैरी कर सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझें कि ये आपका पूरा बियरिंग सिस्टम है, यहाँ पे ये शाफ्ट है, ये हाउसिंग है, इसके बीच में लुब्रिकेंट भरा हुआ है, ठीक, यहाँ से आप लुब्रिकेंट क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर, ठीक है, ये आपका लुब्रिकेंट का रिजर्वायर है, और यहाँ से ये वापस इसमें चला जाए, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इतनी बात, ये आपकी बियरिंग है, ठीक है, ये सर्किट आपको दिख रहा है, ये आपकी बियरिंग है, यहाँ से ये लुब्रिकेंट का रिजर्वायर है, यहाँ से आपका लुब्रिकेंट यहाँ पर बियरिंग के अंदर आप सप्लाई कर रहे हैं, और वापस ये ऊपर से इसमें चला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो लुब्रिकेंट जो बियरिंग के अंदर है, इसका टेम्परेचर कुछ और होगा, T1, ठीक है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा लुब्रिकेंट का, वो T2 होगा, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, T1 विल बी ग्रेटर देन दी T2, T1 जो है वो ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हीट जनरेट होगी, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा,
चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2, ठीक है। ठीक, अब ये जो लुब्रिकेंट है ये कितनी हीट यहाँ से निकाल पाएगा, ये जो लुब्रिकेंट यहाँ से जा रहा है यहाँ से कितनी हीट निकाल पाएगा, वो कैसे देंगे हम, HC से, ठीक है, HC, एंड इट विल बी गिवन बाय M इंटू Cp इंटू डेल्टा टी, मास इंटू हीट कैपेसिटी, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो ये तो आपकी फिक्स है, ये आपको यहाँ से पता, अभी नहीं मालूम कि कितना टेम्परेचर है या टेम्परेचर चेंज कितना है, हमें ये मालूम है कि डेल्टा टी जो है वो T1 माइनस T2, मतलब बियरिंग का टेम्परेचर, बियरिंग के अंदर जो लुब्रिकेंट है उसका टेम्परेचर माइनस जो एक्चुअल जो रिजर्वायर लुब्रिकेंट का टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर, ठीक है ना। सो यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, ठीक है। नाउ मास को आप कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ द लुब्रिकेंट कैन बी रिटन एज, मास ऑफ द लुब्रिकेंट कैन बी रिटन एज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द लुब्रिकेंट इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द लुब्रिकेंट इनटू डेंसिटी, एंड वॉल्यूम ऑफ द लुब्रिकेंट कितना है भाई, रो इनटू क्यू, इतना ही तो लुब्रिकेंट कंटिन्यूअसली पर सेकंड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इतना ही तो लुब्रिकेंट पर सेकंड फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो यू कैन राइट मास इज इक्वल टू रो क्यू इंटू 10⁻⁶ kg, इसलिए लिखा गया है कि रो को इन्होंने लिया है क्या, रो इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, एंड क्यू को भी इन्होंने लिया है किसमें, सॉरी रो को तो केजी पर मीटर क्यूब, एंड रो क्यू इज इन mm क्यूब पर सेकेंड, क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो क्यू तो आपका निकल के आएगा कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, इस रिलेशन से, ठीक है, यहाँ से टेबल से, ठीक है। तो क्यू तो आप टेबल से सीधे सीधे निकाल सकते हैं, यूजिंग दैट रिलेशन यू कैन फाइंड क्यू, सब्स्टिट्यूट क्यू, यू कैन फाइंड द मास, ठीक है, मास फ्लो रेट आ गया। नाउ अब जो है ये जो, अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो चेंज ना हो, टेम्परेचर चेंज ना हो, इसका मतलब क्या है कि जितना हीट यहाँ जनरेट हो रहा है उतना ही हीट लुब्रिकेंट जो है वो लेके चला जाए, उतना ही लुब्रिकेंट हीट लेकर के चला जाए, ठीक है। सो यू, इसका मतलब क्या हुआ, HC मस्ट बी इक्वल टू HG, ठीक है ना, HG, ठीक है। तो HG कितना था ये हम यहाँ से निकाल चुके थे, और HC कितना है, MCP डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी निकाल सकते हैं, ठीक है। इफ वी इक्वेट दीज टू वी कैन इजिली फाइंड डेल्टा टी, ठीक है ना, डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी कैन बी रिटन एज, यू कैन सी डेल्टा टी कैन बी रिटन एज, delta T can be written as 8.3 times unit pressure into coefficient of friction variable upon flow variable, ठीक है, upon flow variable, ठीक, is it clear? So इसको एक बार आप अपनी तरफ से करके देखिएगा, एंड यू विल गेट दी क्लियरिटी, एंड वन मोर थिंग इज, इसको और ज्यादा क्लियरिटी तब आएगी जब हम आगे चल करके एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, तो न्यूमेरिकल से आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है, कि इसमें अभी हुआ क्या, ठीक है, इसमें अभी हुआ क्या, ठीक, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो ये बता दें, और फिर हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और बाकी कल सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। अरे लास्ट का जो टॉपिक है ये डेल आर, ये चीज जो डेल्टा टी, हाँ ये इसी के बाद से, हाँ, ये जो है, ये जो चीज हमने किया है ना वो इस, देखिए इस इक्वेशन में हमने m रखा, Cp को हमें पता ही है, डेल्टा टी एज इट इज रखा, ठीक है ना। तो m को हमने क्या रखा, यहां से रखा, इतना रखा,
m इज इक्वल टू रो क्यू, क्यू ठीक है ना, रो क्यू, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम जो है हमने टेबल से निकाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा एच एम की वैल्यू रख करके, ठीक है, इस इक्वेशन को, इक्वेशन बी को हमने इक्वेशन ए से कंपेयर कर दिया, ठीक है ना। इक्वेशन बी का आरएचएस देखो, एलएचएस अगर बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होना चाहिए ना। क्या कहा था, जितनी जनरेट हो रही है उतनी ही रिमूव होनी चाहिए, ठीक है, जितनी जनरेट हो रही है उतनी ही रिमूव होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एच जी मस्ट बी इज इक्वल टू एच सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। सो कुछ नहीं किया हमने, एच सी को हमने यहां पर क्या करें इसका, हाँ जमा करना, मेरे पास जमा होगी, ठीक है। तो एच सी मस्ट बी इक्वल टू एच जी, और जब ये चीज आप करेंगे तो एच सी के बराबर आपने क्या रख लिया, एच जी, और एच जी क्या है आपका, एच सी आपका ये कैलकुलेट होकर क्या आया, और एच सी जो आया आपका वो क्या आया, दिस वन, ठीक है। एंड इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 इंटू आर सी एन एस एल पी इंटू सी एफ वी, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी आपकी, जैसे 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, एन एस से एन एस कैंसिल हो गया, और एल से एल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब देखेंगे तो इसको जब लिखेंगे आप तो ये आपका आएगा सी पी डेल्टा टी इंटू रो इंटू एफ वी, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर आएंगे तो आपको दिखेगा 4 पाई इंटू यूनिट प्रेशर इंटू सी एफ वी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल, ठीक है। तो डेल्टा टी को आप लिख सकते हैं क्या, 4 पाई, ठीक है, 4 पाई पी सी एफ वी अपॉन एफ वी अपॉन सीपी इंटू रो, सीपी इंटू रो, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने किया क्या कि रो की वैल्यू जो है, रो की वैल्यू जो है वो कितनी ले ली, 0.86, और सीपी की वैल्यू ले ली 1.76 और पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो इस चीज की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो गई, 8.3 इंटू पी यूनिट प्रेशर इंटू सी एफ वी अपॉन एफ वी, ठीक है, ये चीज। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ये चीज ऐसे आई, ठीक, ये बात आ रही समझ में, नो, यस सर। ठीक है। सो ठीक है, और कुछ, नो सर, थैंक यू। ठीक, ओके, थैंक यू।